सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सभी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी टीचर के प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अगर आपको नहीं पता है और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी टीचर में अब तक के पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, जिनमें साइंस और जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को इंक्लूड करके मैंने एक सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें से लगभग 200 से 250 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जो कि 3 या 4 पार्ट में है। तो ये वाला सेकंड पार्ट है और पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें 1 से 50 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर देख सकते हो, या फिर आपको बीपीएससी टीचर के नाम से मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर देख सकते हो। और दोस्तों, थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए पिछले वाले वीडियो पे, और इतना ही प्यार देते रहना बाकी सब वीडियो पे और इस वीडियो पे भी। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे स्टैटिक जीके की ट्रिक्स वाली बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, जैसे कि देश राजधानी, पुस्तक लेखक, स्थानांतरित कृषि, जंतु एवं वैज्ञानिक नाम। ये सारी वीडियोस मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है। आप एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा। तो एक बार जरूर जाके देखना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही लोगों ने लाइक किया हुआ है। आप भी एक बार जरूर जाके देखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। 1971 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर ग्रांट, ऑप्शन नंबर बी एच.एस. पोलक, ऑप्शन नंबर सी इरविन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। देखिए, ज्ञात प्रयास का मतलब है ना कि जब 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार आए हुए थे तो उनको मारने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले उन्हें कौन मारने की कोशिश की? ठीक है, तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इरविन। इरविन इन्हें खाने में जहर मिलाने की देने की साजिश थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा और गांधी जी बच गए। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इमली, बी आम, कदम, या इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही जवाब होगा दोस्तों, कदम की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए खरबूजा, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक रबी फसल होती है और एक होती है खरीफ फसल। रबी फसल जाड़े के दिनों में उगाई जाती है और खरीफ फसल बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में। इसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जिसमें इसमें गेहूँ हो जाता है और इसमें होता है धान। तीसरा जो है तरबूज, खीरा और खरबूजा, ये हम लोगों को ना एक ही सीज़न में मिलता है। गर्मी के सीज़न में हम लोगों को अचानक से खरबूजा, तरबूजा और खीरा ये सब मिलना शुरू हो जाता है। तो यही है जायद जायद का मौसम। ठीक है, तो इसमें तीनों मिलता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंगे अनुपस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर बी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंपों की भविष्यवाणी के तरीकों से एक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जब भूकंप आता है तो दो टाइप की तरंगें निकलती है, एक पी तरंग और एक एस तरंग। पी का मतलब होता है प्राइमरी और एस का मतलब होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी तरंग निकलता है, प्राथमिक और द्वितीयक तरंग। और तीसरा चीज़ है कि जहाँ पे भूकंप आता है ना, उसके ऊपर के जो धरातल होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उसको अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कि ये चीज़ सही है। और दूसरा, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। देखिए, जहाँ पे भूकंप आता है ना, वहाँ पे जानवर को पहले ही पता चल जाता है। वहाँ का जो तरंग आता है तो जानवरों को पहले ही समझ में आ जाता है और जानवर भगदड़ मचा देते हैं, भाग दौड़ करने लगते हैं और ऊंचे जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। या फिर सुनामी आता है या फिर भूकंप आता है तो उनको पहले पता चल जाता है। तो इनमें से एक से अधिक सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो
अमेरिका में एक झील है जिसको कहते हैं सुपीरियर झील, उसी के बारे में है। ऑप्शन नंबर ए, यह विश्व की खाड़ी जल की सबसे बड़ा झील समूह है। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी, यह दोनों देश के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहली बात तो ये खाड़ी जल नहीं है, सुपीरियर, जो सबसे सुपीरियर होगा वो हम लोग ऐसे ट्रिक से याद किए थे कि जो सबसे सुपीरियर होता है ना तो उसको हम लोग आराम से पी सकते हैं, है ना। और ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि कनाडा और यूएसए के बीच में ये भौगोलिक सीमा बनाती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ये बहुत ही निहायत ही आसान सवाल है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, आकार और माप में बिल्कुल एक जैसा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वेनेजुएला। वेनेजुएला अमेजन बेसिन के नदी का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बना रहे हो, इससे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि इसका क्वेश्चन कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है ये लिख लेना, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। इससे आप लोगों को एक फ़ायदा होगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा। अगर आप ये जो 4 सेट है, ये चारों सेट बना लेते हो ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। इसमें साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा, जियोग्राफी आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल परतों का सही क्रम है? ठीक है, देखिए ये भी एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बी है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, है ना, ऐसे ही है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही युग्म है। दोस्तों देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्थानीय कृषि के नाम से मैंने एक टॉपिक यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा झूम कृषि के नाम से। और ये सभी जो चीज़ें हैं ना, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप उसे पढ़ लोगे ना, एक बार में आप देख लोगे, याद हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे एक बार देख लो और ये जो है ना उसे रिलेट कर जाएगा, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए चेन्ना, चेन्ना बांग्लादेश, गलत जवाब। चेन्ना श्रीलंका में है। मिल्पा, मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे, गलत है, क्योंकि मिल्पा कहाँ पे है? मैक्सिको में। मैंने आपको याद करा हुआ है कि जहाँ पे हम लोग मिलने जाएंगे तो सिक्के कुछ लेके जाएंगे। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, आप ज़रूर जाके देखना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ज़रूर जाके देखना। एक बार आप जाके देखोगे ना, आप मुझे आके थैंक यू कहोगे। ठीक है, तीसरा है लदांग। लदांग मलेशिया, सही जवाब है दोस्तों। लदांग कृषि जो होती है मलेशिया में होती है। ठीक है, तो सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक आप लोगों को 4-5 जियोग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ठीक, तो देखिए जियोग्राफी से एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जियोग्राफी से आपको अच्छा पढ़ाई करना है, क्योंकि बीपीएससी टीचर में ना जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारा जो पृथ्वी है ना, वो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी हमारा जो दिन रात हो जाता है ना, एक पूरा दिन और एक रात, ये मिला के टोटल 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटा घूमने में टोटल, सॉरी 360 डिग्री घूमने में टोटल कितना लगाता है? 24 घंटा। अब इसको काटते हैं,
12 दूना 24, 12 तिया 36, ये यहाँ पे 30 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 15, यानी कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूमता है। ठीक, अब देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। यहाँ पे यहाँ काट देंगे 4, यानी कि 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट का समय लगाता है। अब देखिए समझते हैं दोस्तों, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 30 डिग्री इक्वल टू 4 × 30 इक्वल टू 120 मिनट। दोस्तों अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम है तो आप इसे देख सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप इसे स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं, मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता है, तो ये चीज़ अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको भविष्य में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 120 मिनट है, 120 मिनट को हम लोग 2 घंटे कह सकते हैं। अब देखिए 2 घंटा जो आया हुआ है ना, तो ये 2 घंटा, यहाँ पे भी एक लॉजिक है, 2 घंटा आने के बाद भी आपको यहाँ पे एक लॉजिक है। देखिए 12 बजे है ना, तो या तो 2 घंटा पहले होगा या 2 घंटा बाद, तो 12 में अगर 2 घंटा जोड़ेंगे तो 2 बजेगा, या फिर 2 घंटा घटाएंगे तो 10 बजेगा। अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में ना दोनों है, सुबह के 10 बजे हैं और दोपहर के 2 बजे हैं। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे, अब इस बात को समझिए। जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना उसको 0 डिग्री मान लेते हैं, और 0 डिग्री से पूरब का जो है वो प्लस में रहता है। जैसे हम लोगों का भारत है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 12 बज चुका होगा पहले से ही, तो यहाँ पे 2 घंटा पहले, ठीक है, 12 बज चुका होगा, यानी अभी का टाइम क्या होगा, तो 12 घंटा प्लस 2 घंटा, यानी कि 12 प्लस 2 बराबर 14, और 14 बजता है यानी कि 2 बजता है। ठीक है, आंसर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, महासागरीय परपट्टी के प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिलिका एल्यूमिना, सिलिका निकल, सिलिका मैग्नीशियम। देखिए दोस्तों ये भी एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात हमेशा से बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर बनाने के फ़ायदे हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन टैली कर जाता है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन आप ये भी देखो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कितना आ रहा है, ये अगर आप लिख लेते हो ना तो आपका मेन सिलेबस यही हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है और आपको उस पर कितना मेहनत करना है, क्या चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सिलिका एल्युमिनिया, यहाँ पे कह रहा है महासागरीय परपट्टी। देखिए पहली बात होता है अर्थ क्रस्ट मतलब भूपर पट्टी, और उसके बाद आता है महासागरीय परपट्टी, और तीसरा आता है भूमि पृथ्वी के केंद्र में। तो सबसे पहले होता है ना सिलिका, सॉरी सबसे पहले होता है ना सियाल, दूसरा में होता है सीमा, और तीसरा में होता है नीफे। देखिए ये ट्रिक है, सियाल सीमा नीफे। सियाल जो होता है ना वो भूपर पट्टी में पाया जाता है, एसआई से सिलिका और एल से एल्यूमिनियम, और महासागरीय जो परपट्टी होती है उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, एसआई से सिलिका, एमए से मैग्नीशियम, और जो सबसे नीचे चले जाओगे ना वहाँ पे आपको पड़ेगा निकेल और फेरस, सॉरी एफई से होता है आयरन। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही जवाब होगा सिलिका और मैग्नीशियम। देखिए सिलिका और मैग्नीशियम। तो दोस्तों आप ये ट्रिक से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक समझ लोगे तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग इंग्लिश से चाहते हो तो उन्हें सब टाइटल मैंने लगा दिया है, आप सब टाइटल ऑन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस टाइप का और भी आपको ये अगर मेरा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको कोई सा भी टॉपिक पे कैसा भी ट्रिक चाहिए होगा आप मुझे बस एक कमेंट कर देना, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसा दुनिया में कोई सा भी टॉपिक नहीं जिस पर ट्रिक नहीं बना सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा म्लीचिंग शब्द का व्याख्या करता है।
ठीक है। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल से, जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर से पत्थर घासिया आदि से ढकना, खाली ढलानों को वेदिकाओं टेरेस पे फसल लगाना। दोस्तों ये सारे सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है जवाब है। ये भी एक जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन जियोग्राफी से ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जियोग्राफी से जो क्वेश्चन होता है ना बहुत ही टफ हो जाता है, तो इसलिए पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थियों का एक सही युग्म है। सुरमा घाटी असम, लुनेज क्षेत्र गुजरात, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये सारे सही हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए है अरुणा असफ अली, सिराज गोपालाचारी, जगजीवन राम। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है जगजीवन राम। दोस्तों इसका मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूं कि देखिए, जो लोग श्रम करते हैं ना वो लोग जग को जीत लेते हैं। ये ट्रिक था और इसे आप चाहो तो याद कर सकते हो। ऐसे ऐसे रिलेट कर जाएगा कि जो लोग श्रम करते हैं वो जग को जीत लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? पहला, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। इनमें से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। पहला विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त जी। सी सही जवाब है दोस्तों। द इंडियन स्ट्रगल का लेखन सुभाष चंद्र बोस ने किया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? दोस्तों ये बिहार के टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, उराव, संथाल, सन्यासी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है उराव जनजाति। उराव जनजाति कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना और बी समिति की स्थापना की गई? देखिए दोस्तों, सभी को पता है कि 1938 और 39 ये उस समय के अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, और 38 में किए थे, 39 में ये करने वाले थे, लेकिन गांधी जी के प्रतिनिधि एक जो खड़े हुए थे जिससे वो नाखुश थे, जिनको हरा के सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे, लेकिन वो पद त्याग के आगे जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, तो उस समय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सही जवाब होगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रमिनियंस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है सैयद अली जहीर, राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ये बुक लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों सही जवाब है दोस्तों, सही जवाब से पहले इसका ऑप्शन जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, क्योंकि देखिए बिहार क्षेत्र में ना नमक कानून कैसे लोग तोड़ेगा? वहाँ पे तो कोई समुंदर ही नहीं है। जब समुंदर ही नहीं है तो नमक कैसे बनेगा? तो नमक कानून कैसे तोड़ेगा लोग? तो नमक कानून की जगह उन्होंने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। यहाँ के लोग कम तेज थे, कहा कि भाई मेरा भी भागीदारी होगा, लेकिन नमक तो है नहीं, तो किसी न किसी रूप में तो भागीदारी देंगे ना भाई। तो यहाँ पे चौकीदारी कर देने से ही इनकार कर दिया इन लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वह स्वतंत्रता वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन नंबर ए अरुणा असफ अली, गुलाब कौर, विष्णी देवी शाह, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली को वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। क्वेश्चन नंबर 71, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन नंबर ए बम्बई। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गायब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी नागपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी फॉर द प्रॉब्लम दोस्तों। यहाँ पे एक जगह है पूना। पूना में बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। सही जवाब है दोस्तों पूना। आगे बढ़ते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशक कौन संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए यमुना काटजी, राहुल संकृत्यायन, शाहजानंद सरस्वती, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन हैं। सारे पेपर में से निकाल के एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, है ना। तो इसका जो सही जवाब है शाहजानंद सरस्वती है। शाहजानंद सरस्वती सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन नंबर ए ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ह्यूरोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि कौन से जगह पे किसने क्रांतिकारी कौन थे और वहाँ के क्रांतिकारी दमनकर्ता कौन थे। जैसे झांसी की रानी की दमनकर्ता ह्यूरोज थे, और लखनऊ में कैंपबेल, दिल्ली में हडसन निकलसन। ठीक है, तो ऐसे थे। निम्नलिखित में कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें। ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, पूरे लोगों का संगठन सम्मेलन 1920, तो कमिंटर्न, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? रेलवे मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति करना। नियोजित वनों की मांग पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। विस्तारित खेती की मांग पूरा करने के लिए भूमि उन्नत कराना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है दोस्त ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? ठीक है, खादी खेतिहर के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारी का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। दोस्तों इसका सही जवाब है, आप लोगों को पता ही होगा कि बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने सरदार की उपाधि मिली थी महिलाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मंदी में भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर संकेत था वह मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई। दोस्तों ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा डीप का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री एंडिसेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? देखिए पुस्तक और लेखक का भी सवाल यहाँ पे आ गया है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि पुस्तक और लेखक पे मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक वाली एक वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर जाके देखना। वीडियो में आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखना आप उसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है धर्मपाल ने ये बुक लिखी थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है फास्फोरस चक्र। ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र होता है, फास्फोरस चक्र नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? सीधी बात है, स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों स्वपोषी हो जाएगा, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है ना ऐसे है, मतलब बहुत एक तरंग दैर्घ्य होता है वो बहुत ऐसे होता है, और ये इसकी बात कर रही है। तो ये कौन सा है? और इसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो एनर्जी होता है ना, भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, हाई पेंट्रेटिंग पावर्स। अवरक्त विकिरण, पराबैंगनिक किरण, दृश्यमान किरण विकिरण, और एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब होगा पराबैंगनिक किरण। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, सीमित संसाधन, या एक से अधिक, या कोई नहीं। दूसरे का सही जवाब होगा सीमित संसाधन। मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने से होता है? नाइट्रेट, कैडमियम, फॉस्फेट, इनमें से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है नाइट्रेट। नाइट्रेट वाला पानी पीने से ना ये बीमारी होता है, और नाइट्रेट वाला पानी पीने से महिलाओं की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो नाइट्रेट वाला पानी बहुत ही खतरनाक होता है। आप अगर पानी कोई भी पीते हो तो उसे जाके एक बार चेक करवा लेना कि कैसा है, ठीक है। बाय द वे इसका सही जवाब है नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक, या फिर एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है एक दिशिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है एक से अधिक। जंतु भी है, पादप भी है, और सूक्ष्म जीव भी है, ये सभी परितंत्र के संघटक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मीथेन। मीथेन और CO2 निकलता है, तो यहाँ पे CO2 नहीं है लेकिन मीथेन है, तो मीथेन को मारेंगे टिक और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला क्या होता है? ये 3-4 लोग हैं, ठीक है। ये इसको खाया और ये इसको खाया, ऐसा कुछ चल रहा है। जैसे ये चलिए पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे को खाने वाले जीव जंतु जैसे कि बकरी या फिर हिरन। अब हिरन को खाने वाले जंतु कौन है? तो शेर, बाघ। तो इस तरीके से देखिए ऐसा कौन यहाँ पे आपको दिख रहा है? देखिए पादप, हिरन, शेर। पादप को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। तो ऐसे ही एक चेन बनता है, उसी को कहते हैं खाद्य आहार श्रृंखला। यहाँ देखिए पादप, मेढक। मेढक पादप को खाता है। पादप का मतलब होता है प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स को नहीं खाता है मेढक। मेढक क्या है? छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पादप, खरपतवार, मछली। देखिए हम लोग ऐसे ना एक और चीज़ मतलब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ना इसको
ऐसे कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो बाकी सबको छांट के हम लोग आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए पादप मेंढक, मेंढक पादप को नहीं खाता है, ये तो ऐसे गलत हो गया। पादप खरपतवार, ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। ऐसा ऊर्जा के स्रोत जो पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कौन से हैं? सौर सेल, पवन चक्की, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए दोस्तों, सौर सेल, सौर सेल बिल्कुल भी CO2 या फिर कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है, ये सही होगा। पवन चक्की भी नहीं करता है। पवन चक्की क्या होता है? एक जहाँ पे खुला स्थान होता है ना, वहाँ पे ऐसे पंखा जैसा लगा दिया जाता है, ये चलता है, उसके बाद टरबाइन नचता है और बिजली उत्पन्न होता है यहाँ से, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, इससे भी नहीं होता है, लेकिन इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, इसको अच्छे से कहीं डंप करना होता है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो यानी कि ये सभी सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है आहार जाल। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। देखिए हरे जो पौधे हैं ना, सूर्य का मात्र 1% ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद में परिवर्तन करते हैं, तो 1% सही जवाब होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। देखिए दोस्तों, चिपको आंदोलन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नहीं पता है तो जिन लोगों को पता है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए चिपको आंदोलन क्या होता था ना, पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी। ये क्या करता था ना, जब शुरू के टाइम में पेड़ पौधे जो लोग काटने आते थे ना, ये पेड़ में ना, पेड़वा में आके ये चिपक जाता था ऐसे कि हम काटने नहीं देंगे, काटना है तो पहले हमको काटो, ठीक है। तो ये कौन आदमी था? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। सैल्यूट है इनको कि ये समझते थे ये बात को। आज के लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं, बस पेड़ काट रहे हैं। और आज का टेम्परेचर हो गया है 45 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस, पता नहीं कब समझेंगे लोग। छोड़िए, हम लोग ध्यान देते हैं इस पर। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर कब मौजूद होते हैं? दोस्तों आहार श्रृंखला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया कि 3 होते हैं, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं। तो ये इसका जवाब आप कमेंट में देना दोस्तों, इसका क्या होगा जवाब 94 का। बस आपको 94, और अगर आपका जवाब ए है तो ए लिखना, बी है तो बी, सी या डी जो भी है वो लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बना दोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानित किस ऊंचाई पे होते हैं? 981 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 35,000 किलोमीटर, एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 35,000 किलोमीटर। जो जियो स्टेशनरी उपग्रह होता है ना, वो 35,000 किलोमीटर के ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल, नेफ्थलीन, कास्टिक सोडा, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। आगे बढ़ते हैं। देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी से या फिर बायोलॉजी से। देखिए आप लोग ये चीज़ समझ के चलिएगा और अपना टॉपिक लिखते जाइएगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे बना तो लोगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप सभी पढ़ने लगोगे तो पता चलेगा कि आपका समय ख़त्म हो गया। आप सब चीज़ पढ़ के आदमी ना नौकरी नहीं ले सकता है। आपको बस लिमिटेड चीज़ पढ़नी होगी, लिमिटेड, याद रखो अपने दिमाग में, लिमिटेड चीज़ पढ़ोगे और क्या छोड़ना है ये चीज़ आपके दिमाग में अगर होगा ना,
तो आप नौकरी बस चुटकी बजाते नौकरी ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा देखा होगा कि आप कोई सालों साल पढ़ रहा है और कोई 1 साल में नौकरी ले लिया है, तो दोनों में अंतर होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम तथा वाष्प नियोन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, मरकरी वाष्प तथा आयरन आर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मर्क्यूरी और आर्गन। हम लोगों को पहले से पता था कि जो बल्ब होता है ना, बल्ब में ना आर्गन गैस भरे जाते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है ना, और इसी मरकरी हम लोग जो कहते हैं जिसे ट्यूब कहते हैं, इतना लंबा सा होता है और यहाँ पे ऐसे लाइट करता है बहुत ही अच्छा, तो इसके अंदर मरकरी भरा होता है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी वाष्प भरा होता है और आर्गन गैस, शायद इसी से इसका नाम मरकरी पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रक्त का कौन सा तरल माध्यम होता है? लसिका, बिम्बाणु, प्लाविका जिसे प्लाज्मा भी कहते हैं, यहाँ पे लिम्पी कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस टाइप के। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक या कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि देखिए ये बायोलॉजी है और बेसिक बायोलॉजी ना पूरे यूट्यूब पे ना आपको कहीं पढ़ाया नहीं गया है ढंग से। अगर कहीं पढ़ाया भी गया है ना तो उसके लिए पेड कोर्स है, पेड कोर्स। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बायोलॉजी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है, जो बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है। अगर आपने कभी बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ा होगा, लिख लो इसे, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना और आप पूरा इसका वीडियो देख लोगे ना, तो सच बता रहा हूँ आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतने आसान तरीके से मैंने उसे बताया है कि अगर आप ज़िंदगी में पहली बार अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो भी आपको सारी बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। तो बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने बताया है उसमें। तो आप एक बार जाके देख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप कहीं भी जाके देख सकते हो। वैसे भी यूट्यूब पे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एक दिन का आप एक कोई सा टॉपिक, बहुत सारे होंगे टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक उसमें मैंने अपलोड किया हुआ है, 6-7 ऐसे टॉपिक हैं। तो कोई सा भी जो भी मन करे कोई भी एक उठा के आप उसे देख लेना, आपको नहीं समझ में आए फिर कहना, ठीक है। बाकी तो यूट्यूब पे बहुत सारे भरे पड़े हैं, जो भी मन करे आप देख सकते हो, ठीक। तो एक बार मैं ज़रूर बोलूँगा कि जाके देखना, हो सकता है कि आपके काम आ जाए। चलिए देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ना दोस्तों अमीनो एसिड होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट पचता है तो वो ग्लूकोज बनाता है। ये क्या होता है ना, देखिए इसका मतलब थोड़ा सा और डीप में मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो खाते हैं तो मुंह से पहले उसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमारे शरीर के अंदर जाता है और पेट में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद वहाँ से जाकर टूटता है, टूटने के बाद हम लोग इतना बड़ा टुकड़ा खाते हैं, उसको टूटने के बाद इतना छोटा 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 हो जाता है और जाके क्या बन जाता है, जाके बन जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज सबसे छोटा सब्सटेंस है, इसके बाद नहीं टूट सकता है और जाके हमारे शरीर में ब्लड में मिलके हम लोगों को एनर्जी देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट मिल के बनता है ग्लूकोज और फैट मिल के बनता है फैटी एसिड, सॉरी फैट टूट के बनता है फैटी एसिड, वैसे ही ये भी टूट के बनता है। और एमिनो एसिड क्या टूट के बनता है, तो वो बनता है प्रोटीन, प्रोटीन टूटता है बनता है एमिनो एसिड। और प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि विकास में सहायक है। अगर प्रोटीन आप नहीं खा रहे हो तो आपका जो वृद्धि विकास है बहुत धीरे होगा या फिर रुक जाएगा, ऐसा समझ लो। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर को देखोगे कि एमिनो एसिड का एक डब्बा ऐसे रखा होता है और वही लोग खाते हैं, तो उनसे बॉडी का जो विकास होता है उन लोगों का बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, 100 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर यू गाइज, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है। और जो लोग, मैं मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ये लिख देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो, ठीक है।
लास्ट में बस कमेंट में आप जय हिंद जाके लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है। और जो लोग यहाँ तक देखे हैं, थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू। और आपके लिए मैं दूसरा जो वीडियो लाऊंगा और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा उसका, कि आप उसको दोबारा फिर भूल नहीं पाओगे। चलिए ये वीडियो ये 100 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होता है तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? He मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, बीटा मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सभी को पता है, हम लोगों को क्लास 8 से पढ़ाया जा रहा है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर ना, उनके वातावरण में एक लेयर होता है, ओजोन लेयर, जिसको O3 से कहते हैं। सड़ी हुई मछली की तरह महकता है ये सड़ी मछली। दोस्तों मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अटैचमेंट नहीं है ढंग का, बाद में होगा, तो फिलहाल आप इतना से समझ लो। तो सड़ी हुई मछली की जैसा महकता है। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा हार्मफुल करता है ओजोन लेयर को। तो CFC के लिए ओजोन लेयर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आई होप जिन्हें अच्छा लगा होगा आप एक लाइक कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और इसका बाकी का जो पार्ट है मैं आप लोगों को जल्दी ही अपलोड कर देता हूँ। और पार्ट 3 का आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए दोस्तों। आई होप कि आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।